तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में। आज एक ऐसी टेस्ट सीरीज शुरुआत हो रही है जिसका विश्व के हर एक नागरिक, हर एक देश में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हर एक घर का बजट। यानी बजट और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जैसे शब्द आम जगह भी यूज किए जाते हैं, लेकिन हमें अपने यूपीएससी के एग्जाम को देखते हुए देखना है। तो बात करें अगर इकोनॉमिक टेस्ट सीरीज की, ये फर्स्ट टेस्ट सीरीज है जिसमें हम कवर करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय आय की मूल बातें। और ये एक खास बात है, ये बायलिंगुअल होगी यानी इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, जिसकी आपको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी चर्चा हम आगे करते हैं। दूसरा हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, टोटल 100 क्वेश्चन का सेट होगा। एक बात और बता दें, जो 5 टेस्ट में हम लोग कवर करेंगे। तीसरा है योजना, चौथा है इन्फ्लेशन, पांचवा है कृषि। यानी इन 5 जो है सेक्शनल टॉपिक को हम कवर करेंगे। इसके अलावा बता दें ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें 1 to 20 क्वेश्चन कवर करेंगे और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन एडू आईएएस पर मिल जाएगी। आप यहां से स्कैन करके या सर्च करके टेलीग्राम पर आप सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलेगी। इसके अलावा हम बता दें ये 5000 से 6000 टेस्ट पेपर हमारा तैयार है, जो हम टारगेट किए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के पहले तक हम ये सारे क्वेश्चन करवाने के लिए, जिसमें सेक्शनल है और इसके अलावा सेक्शनल के साथ साथ में करंट न्यूज भी और बजट वाला डिटेल सेक्शन हम कवर करेंगे और इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन शामिल हैं। इसके अलावा बता दें हमारी टेस्ट सीरीज और भी चल रही है, जो ज्योग्राफी हो गई, एनवायरनमेंट की हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री की हो गई, एंशियंट हिस्ट्री की हो गई, पॉलिटी की। तो ये सब टेस्ट सीरीज भी चल रही है और इसके साथ ही लगभग हम लोगों ने 500 से ज्यादा क्वेश्चन कर भी लिया है। जैसे हमने बताया, इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन टेस्ट से रिलेटेड पीडीएफ नहीं मिल रही है या फिर कोई क्वेश्चन में आपको कमी या फिर आपको शंका है, तो आप मुझे फुल डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, इस पर ये टेलीग्राम पर या फिर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करके आप जो है डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके, 6000 क्वेश्चन का लाभ सबको मिल सके। ठीक है, तो इकोनॉमिक टेस्ट शुरुआत करने से पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा इकोनॉमी की, यानी अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है भारत में, जो भारतीय अर्थव्यवस्था वो कौन सी अर्थव्यवस्था है, थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि हम इकोनॉमी शुरुआत कर रहे हैं और इसका हमारे टेस्ट का ध्येय है पूरी व्याख्या के साथ आपका रिवीजन। तो ब्रीफ नॉलेज लेंगे छोटे से। तो इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी जो होता है इसको 2 आधार पर डिवाइड किया जाता है। एक होता है डेवलपमेंट के आधार पर, किस प्रकार का लेवल बेसिस ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, तो इसमें कैपिटलिज्म आ जाएगा यानी पूंजीवादी आ जाएगा, और इसके अलावा आ जाएगा सोशलिस्ट आ जाएगा और मिक्स्ड इकोनॉमी आ जाएगा। भारत मिक्स्ड इकोनॉमी में है। ठीक है, इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल के आधार पर जो है देखेंगे तो डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी में डिवाइड करते हैं। अब बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी और सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, समाजवादी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो देखेंगे फॉर एग्जांपल यूएसए, इसमें प्राइवेटाइजेशन का वर्चस्व रहता है। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी रहते हैं उसमें गवर्नमेंट का रोल ज्यादा रहता है, यूएसएसआर, रशिया और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, चीन की बात करें उसको ऐसा सोशलिस्ट इकोनॉमी में दिया, लेकिन वो मिक्स्ड इकोनॉमी में आप समझ सकते हैं। भारत मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है ही। तो देखेंगे कि जो है मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, मार्केट इकोनॉमी जो होती है, कैपिटल इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी जो है देखेंगे ये सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। तो ये बीच में आता है। तो इसका कुछ फीचर्स हैं, आप वीडियो पॉज करके या पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। तो मुझे कुछ इकोनॉमी के बारे में आपको बताना था। आप आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जिसने पूछा है अर्थशास्त्रियों के लिए विकास अर्थव्यवस्था में जीवन की गुणवत्ता को, ठीक है, इंगित करता है। आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन 1 है विकास एक वृद्धि स्वतंत्र प्रक्रिया है, यानी डेवलपमेंट इज अ ग्रोथ इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ऑप्शन 2 भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के बिना आर्थिक वृद्धि की विरोधाभासी स्थिति को दर्शाती है। ऑप्शन 3 है आर्थिक विकास केवल एक गुणात्मक प्रक्रिया है। इसमें कौन सा कथन गलत है, अभी हम आपको फिगर के माध्यम से आगे भी समझाएंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो ग्रोथ से इंडिपेंडेंट नहीं है। यानी अगर बात करें यदि जनता को उनके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है को बढ़ाने के लिए इनपुट के रूप में
जैसे भोजन हुआ, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, ये बेसिक जो जरूरतें हैं उनको न्यूनतम स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए, तो उनकी आय न्यूनतम स्तर होने चाहिए। आय की बात करें तो आय होता है, आय का संबंध उत्पादक गतिविधियों से उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि विकास सुनिश्चित करने से पहले हमें वृद्धि लाने की जरूरत होती है, जो उन्नति को वृद्धि पर निर्भर बनाता है, यानी एक स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन एक गलत है। ठीक है, इसके अलावा और ऑप्शन एक की व्याख्या करें तो दोस्तों उच्च जो आर्थिक विकास के लिए उच्च आर्थिक वृद्धि की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उच्च आर्थिक विकास वृद्धि, जो उच्च आर्थिक वृद्धि होती है स्वचालित रूप से उच्च आर्थिक विकास लाती है। ठीक है, यह भ्रम जो था, जो शुरुआती अर्थशास्त्री से स्पष्ट करने में विफल रहे, यानी यह स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं है। कुल मिलाकर यह ऑप्शन देखेंगे तो यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन दो की बात करें, ठीक है, तो ऑप्शन दो भी गलत है। विकास के बिना वृद्धि का पहला उदाहरण, यानी विकास के बिना वृद्धि का पहला उदाहरण है जिसे अर्थशास्त्रियों ने देखा, वह खाड़ी देशों में देखा गया था। इन अर्थव्यवस्थाओं में आय और वृद्धि के उच्च स्तर होने के बावजूद विकास स्तर तुलनीय स्तरों के नहीं थे। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन जो दो है वो गलत है। तो कंपैरिजन ये भी जो है भारतीय विकास के बिना आर्थिक वृद्धि विरोधाभासी स्थिति को दर्शाती है, ये गलत है। तो कंपेयर किया गया है जो खाड़ी देशों के साथ। ऑप्शन तीन की बात करें तो ऑप्शन तीन भी गलत है। आर्थिक विकास एक अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक और गुणात्मक प्रगति है, तो इसमें केवल गुणात्मक नहीं मात्रात्मक भी शामिल, इस प्रकार ऑप्शन तीन भी गलत है। इसमें कौन सा एक दो तीन तीनों जो है गलत है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ होता क्या है। डेवलपमेंट एक सिंपल लैंग्वेज में ध्यान रखना आपको दोस्तों, डेवलपमेंट यानी विकास जो होता है उसे जो है क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप में मेजर किया जाता है, और जो ग्रोथ होता है वो सिर्फ गुणात्मक रूप में मेजर किया जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बात करें, अब ये है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिक ग्रोथ यानी डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिया है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या क्या होता है, जिसमें हमने बताया कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है, जो है क्वालिटेटिव होता है, यानी क्वालिटी देखी जाती है, ये में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होता है। तो ये वीडियो आप पीडीएफ में जाकर इसको जो है अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट को हमने यहां दे दिया है, इसको भी आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो इसमें ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और बात करें दूसरी क्वेश्चन की, पंचवर्षीय योजना के बारे में दिया गया है। ऑप्शन एक, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। ऑप्शन दो की बात करें तो सभी योजनाओं ने इन सभी लक्ष्यों को समान महत्व दिया गया है। ठीक है, तो नीचे दी गई संहिता यानी कोड को प्रयोग करके सही उत्तर आपको चूज करना है। इसमें कौन सा सही है पंचवर्षीय योजना के बारे में। अगर ऑप्शन एक की बात करें तो पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य जो है, एक योजना में कुछ विशिष्ट कुछ स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट लक्ष्य होना चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य है विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और निष्पक्षता। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन एक सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या जो है हम जो है पीडीएफ में दे देंगे 100 क्वेश्चन पूरे होने पे, आप वहां से देख लीजिए। जैसे अगर वृद्धि की बात करें या देश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के देश की क्षमता में वृद्धि को दर्शाता है। आधुनिकीकरण की बात करें, आधुनिकीकरण क्या दर्शाता है, आधुनिकीकरण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई तकनीक अपनानी होगी। आत्मनिर्भरता क्या दिखाता है, एक राष्ट्र अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करके अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे सकता है। निष्पक्षता क्या निष्पक्षता क्या दर्शाता है, अब वृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता अपने आप में उस तरह के जीवन में सुधार नहीं कर सकते जो लोग जी रहे हैं। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन एक सही है पंचवर्षीय योजना के बारे में। पंचवर्षीय योजना के बारे में ऑप्शन दो गलत है, यानी सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में यह चुनाव करना होता है कि किस लक्ष्य को प्राथमिक महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे योजनाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जहां तक संभव हो योजनाओं की नीतियां इन चार लक्ष्यों के खंडन ना करें। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन दो गलत है। तो इसने पूछा है सही, यानी ऑप्शन एक जो है सही है, ऑप्शन एक। ये है गोल है 5 ईयर प्लान के, इसको हम जो है चार्ट में दे दिए, ग्राफ में आप इसको देख सकते हैं, आपके मेमोराइज के लिए आसानी होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसमें स्वतंत्रता के समय भूमि काश्तकार प्रणाली में बिचौलियों की अहम भूमिका थी, जिन्होंने भूमि सुधार के लिए बहुत कम योगदान दिया था। भारत में भूमि सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी भारत में भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म के संबंध में कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन 1 की बात करें, इसमें दिया है 1991 में एलपीजी सुधार के दौरान बिचौलियों को खत्म करने और जोतने वाले जमीन का मालिक बनने के लिए कदम उठाए गए थे। ऑप्शन 2 की बात करें, बिचौलियों के उन्मूलन में निष्पक्षता का लक्ष्य पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ। ऑप्शन 3 की बात करें, औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में जो ठहराव था उसे हरित क्रांति ने अस्थायी रूप से तोड़ दिया। तो इसमें जो है पूछा है आपके लैंड रिफॉर्म के सुधार के बारे में। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 गलत है। कृषि में समानता के लिए भूमि सुधार आवश्यकता है, जो मुख्य रूप से भूमि जोत के स्वामित्व में परिवर्तन को संदर्भित करता है। आजादी के ठीक 1 साल बाद की बात करें तो बिचौलियों को खत्म करने और जोतने वाले जमीनों के मालिक बनाने के लिए कदम उठाए गए। ठीक है, तो इसमें जो लिखा गया है 1991 के एलपीजी सुधार के दौरान, ये कब हुआ था? आजादी के ठीक 1 साल बाद। ठीक है, तो आजादी के ठीक साल बाद यह कदम उठाया गया था। इस कदम से विचार गया था कि भूमि के स्वामित्व से किसानों को सुधार करने के लिए, निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, बशर्ते उन्हें पर्याप्त पूंजी उपलब्ध करवाई जाए। तो इस प्रकार जो है ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही है, क्योंकि बिचौलियों के उन्मूलन से निष्पक्षता का लक्ष्य पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ। कुछ क्षेत्रों में पूर्व जमींदारों ने कानून की कुछ खामियों का उपयोग करके भूमि के बड़े क्षेत्रों को स्वामित्व अपने पास रख लिया। इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन 2 सही। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 सही है, क्योंकि स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 75% आबादी कृषि पर निर्भर थी। पुरानी तकनीक के उपयोग से जो किसान थे, किसानों के विशाल बहुमत के लिए आवश्यक जो बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बहुत कम थी। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव था वो हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन द्वारा जो है अस्थायी रूप से तोड़ दिया गया था। यह विशेष रूप से किसमें गेहूं चावल के उच्च जो उपज किस्म थी उनके बीजों के उपयोग के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में बड़ी वृद्धि से संदर्भित करता है। इस प्रकार देखेंगे 3 भी सही है, यानी इसमें क्या पूछा है, कौन सा सही है? 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों पूछा है अर्थव्यवस्था में वितरण संघ प्रतिमान यानी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल के बारे में पूछा है। ऑप्शन 1 ऐतिहासिक रूप से मुख्य रूप से 2 वितरण संघ अर्थात राज्य और बाजार है। ऑप्शन 2 भारत में कोविड-19 वैक्सीन वितरण नीति राज्य वितरण प्रतिमान को दर्शाती है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो अगर दोस्तों ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि वितरण संघ क्षेत्र में हमारे पास ऐतिहासिक रूप से 3 मौजूदा प्रतिमान है, यानी राज्य, ठीक है, उसके अलावा बाजार और तीसरा है राज्य और बाजार का मिश्रण। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे 3 प्रतिमान विद्यमान है, ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। लेकिन वर्तमान की बात करें, ठीक है, वर्तमान की बात करें, आज विश्व के लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं ने किसी न किसी प्रकार की जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसका अनुसरण करती है। जैसे किसी अर्थव्यवस्था की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक संरचना बदलती है तो राज्य और बाजार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मिश्रण समय समय पर अर्थव्यवस्था में पुनर्वासित होता है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 जो है गलत है। ऑप्शन 2 भी गलत है, क्योंकि जो वितरण प्रणाली है यानी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, यह सिस्टम है को स्थित राज्य अर्थात सरकार जनता के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार लेता है। उपभोक्ता द्वारा इसका कोई भी भुगतान नहीं किया जाता। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 2 गलत है, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही है, ना तो 1 ना तो 2। अगर ऑप्शन 2 की और आपकी व्याख्या बताएं कोविड-19 के बारे में, जो वैक्सीन है यानी 1 मई 2021 से बात करें तो भारत की नई कोविड-19 वैक्सीन नीति राज्य बाजार मिश्रण वितरण को मॉडल को दर्शाती है। ठीक है, राज्य के नहीं, राज्य बाजार मिश्रण यानी तीसरे जो है प्रतिमान को दर्शाती है, जहां खुले बाजार में राज्यों और निजी अस्पतालों के लिए निर्धारित टीके यानी 50% शुल्क खुराक उपयुक्त 18 वर्ष से अधिक आयु वाले टीकाकरण के लिए किया जाएगा। तो इस प्रकार देखेंगे मिक्स्ड की बात कर रहा है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन डी सही है, ना तो 1 ना तो 2।
अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, वाशिंगटन एक सेंसस हुआ है, सर्वसम्मति हुई थी, कंसेंसस। तो वाशिंगटन सर्वसम्मत शब्द अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन द्वारा 1989 में गढ़ा गया था, जिसके तहत उन्होंने नीतिगत सुधारों के एक समूह का सुझाव दिया था, जिसमें शामिल है ऑप्शन 1 ब्याज दर उदारीकरण, ऑप्शन 1 प्रतिबंधित अस्थायी विनिमय दर, ऑप्शन 3 निजीकरण, ऑप्शन 4 अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनिमय। कौन सा सही है वाशिंगटन सर्वसम्मत के अकॉर्डिंग? तो इसमें देखेंगे अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन द्वारा वाशिंगटन सर्वसम्मत शब्द का तहत उन्होंने नीतिगत सुधारों का एक सेट सुझाया था, जिन्हें वाशिंगटन यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के अधिकांश अधिकारियों ने संकट के लिए अच्छा माना था। उस समय के संचालित देश नीति सुधारों में 10 प्रस्ताव शामिल थे। उन 10 प्रस्तावों की बात करें तो उन 10 प्रस्ताव में क्या क्या शामिल था? राजकोषीय अनुशासन, उच्च आर्थिक लाभ और आय वितरण में सुधार करने के लिए क्षमता, जैसे प्राथमिक स्तर की देखभाल, इन सब की बात की गई थी। कर सुधार की बात की गई थी, ब्याज दर उदारीकरण की बात की गई थी, केंद्रीय बैंक प्रतिबंध विनिमय दर के बजाय एक प्रतिस्पर्धी विनिमय दर की बात की गई, व्यापक उदारीकरण की बात की गई थी, एफडीआई अंतर प्रवाह का बात की गई थी, निजीकरण की बात की गई थी, प्रवेश और निकास की बाधाओं को समाप्त करने के लिए अर्थ में विनिमय की बात की गई थी। इस प्रकार जो है 10 बातें की गई थी, वो हम आपको जो है लिस्ट में दे देंगे आगे, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी 1 और 3। एक प्रतिबंधित अस्थायी विनिमय दर की बात नहीं की गई थी, ठीक है, तभी प्रतिस्पर्धी बात की गई थी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार विनिमय ये बातें नहीं की गई थी। इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन सी सही है। ये वो अर्थशास्त्री हैं यानी जॉन विलियमसन, जिन्होंने वाशिंगटन जो है रिफॉर्म के लिए, पॉलिसी रिफॉर्म के लिए वाशिंगटन सर्वसम्मत दिया था, और इन्होंने जो है ये 10 बातें कही थी। आप वीडियो पॉज करके पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर आप इसको पढ़ लीजिएगा। कभी कभार हो सकता है एक्सेप्शन में पूछ लिया जाता है, क्योंकि हम लोग सेक्शनल कर रहे हैं तो ये सब देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एक अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान कहा जाता है यदि अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन यानी जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 50% या उससे अधिक हो। तो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, वर्तमान में भारत का प्राथमिक क्षेत्र कुल सकल मूल्यवर्धन में 55% योगदान करता है, ठीक है, यानी टोटल ग्रॉस वैल्यू एड की बात कर रहा है, 55% करता है। ऑप्शन 2 की बात करें, भारत एक कृषि अर्थव्यवस्था होने के बावजूद कुल कृषि निर्यात बास्केट में विश्वव्यापी कृषि व्यापार का लगभग 2.5% से थोड़ा अधिक हिस्सा है। तो इसमें जो है देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है सही है। एक जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भारत की है उसके जो है जीडीपी की बात कर रहा है, जो प्राथमिक क्षेत्र में 50% या उससे अधिक हो। तो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए विचार कर लेते हैं। ऑप्शन 1 की बात करें दोस्तों, ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि भारत में प्राथमिक क्षेत्र कृषि और खनन। एक बात और ध्यान रखना है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में सिर्फ कृषि नहीं आता है, प्राथमिक क्षेत्र में खनन, यानी ये डायरेक्ट जो है जमीन से निकाला जा रहा है ना, खनन, जिसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं की जा रही है, वो जो है प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। तो कृषि और खनन ये जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जो सकल मूल्यवर्धित जो होता है जीवीए में यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में लगभग 16% का योगदान करते हैं, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, जो ये 55% की हिस्सेदारी से दी गई है, ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो होता है वो आप सर्विस सेक्टर में देखते हैं, ठीक है। तो 55% की हिस्सेदारी किसमें होगी? सर्विस सेक्टर में आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार देखेंगे दोस्तों, इसमें ऑप्शन 1 गलत है, ठीक है। अब बात करें ऑप्शन 2 की, तो ऑप्शन 2 में जो है ऑप्शन 2 सही है। आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें, अभी एक बजट आया है, इस आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो उसमें जो है 2019-20 के अकॉर्डिंग जो है भारत का कृषि समृद्ध निर्यात लगभग 252,000 करोड़ है। ये 2019-20 के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 2 सही है और ऑप्शन 1 जो है गलत है, ठीक है। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन 2।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जीडीपी के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए दिया है, प्रभावी माप के लिए इसकी गणना भी केवल राष्ट्रीय निजी खपत और व्यापार संतुलन यानी निर्यात माइनस आयात और सरकारी खर्च जोड़कर निकाल की जाती है। ऑप्शन बी दिया है, निर्यात ऋण आयात कारक का उपयोग राष्ट्र में उत्पादित नहीं होने वाले आयातों पर व्यय को जोड़ना है। ऑप्शन सी दिया है, सकल यानी ग्रॉस, जिसका अर्थ है अर्थशास्त्र और वाणिज्य में वही जो गणित के कुल का अर्थ होता है। ऑप्शन डी, जीडीपी एक गुणात्मक अवधारणा है, इसकी वृद्धि विकास को इंगित करती है। ठीक है, तो जीडीपी के बारे में पूछा है, तो इसमें जो है सही कथन आप देखेंगे तो सही कथन ऑप्शन सी है। विकल्प एक गलत है, क्योंकि जीडीपी एक वर्ष की अवधि के दौरान एक वर्ष की अवधि के दौरान एक राष्ट्र की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। इस प्रकार देखेंगे जीडीपी की परिभाषा है। भारत के लिए एक कैलेंडर जो होता है, एक वर्ष होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, ये ध्यान रखना है। जीडीपी की परिभाषा क्या होती है, एक वर्ष की अवधि के दौरान एक राष्ट्र की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। ठीक है, और इसकी गणना जो की जाती है, इसकी गणना राष्ट्रीय निजी खपत, सकल निवेश, सरकारी व्यापार संतुलन को जोड़कर किया जाता है। विकल्प बी की बात करें तो विकल्प बी भी गलत है। निर्यात ऋण आयात कारक का उपयोग राष्ट्र में उत्पादित नहीं होने वाले आयात पर व्यय को हटा कर देता है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को व्यय को जोड़ता है और जो निर्यात किए जाते हैं लेकिन देश के भीतर बेचे नहीं जाते। तो इस प्रकार विकल्प बी सही गलत है। और विकल्प सी की बात करें तो विकल्प सी सही है। अवधारणा में जो प्रयुक्त शब्दों का समझना बेहतर होगा। ठीक है, यानी सकल शब्द जिसका अर्थ अर्थशास्त्र में वाणिज्य में वही होगा जो गणित में कुल का अर्थ है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। घरेलू शब्द का अर्थ क्या होता है, किसी राष्ट्र या देश की सीमा के भीतर अपनी राजधानी द्वारा किए जाने वाले सभी आर्थिक गतिविधियां। उत्पाद शब्द का क्या होता है, उत्पाद मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं के साथ परिभाषित करने के लिए किया जाता है। और एक अंतिम का अर्थ क्या होता है, ठीक है, जो हमने जीडीपी परिभाषा बताई, अंतिम का अर्थ होता है किसी उत्पाद का वह चरण जिसके बाद उसमें कोई वैल्यू एडिशन की संभावना न रहे। ठीक है, इस प्रकार जीडीपी की परिभाषा हमने बता दी। ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि जीडीपी एक मात्रात्मक अवधारणा है जिसका आयतन, आकार, अर्थव्यवस्था की आंतरिक ताकत को दर्शाता है, लेकिन यह उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के गुणात्मक पहलू के बारे में कुछ नहीं कहता। इसका उपयोग आईएमएफ द्वारा अपने सदस्यों के तुलनात्मक विश्लेषण से किया जाता है। इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन सी सही है। तो ये कुछ डेफिनेशन है, आप देख लीजिएगा जो मैंने बताया है। जीडीपी का फार्मूला, रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, ठीक है, और जीडीपी के बारे में इसको कैसे जो है कौन कौन से मेथड होते हैं, इसको जो है वीडियो पॉज करके पीडीएफ में देख लीजिएगा। और ये देखिएगा जीडीपी की एक ये भी देखा, रियल नॉमिनल जीडीपी वही है जो पहले हमने बताया है। ठीक है, तो इसका जो है हमने दे दिया ताकि आपको कहीं से एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े, आपका और रिवीजन हो जाए। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे और इतना इंपॉर्टेंट प्री के लिए नहीं है जितना मेंस के लिए है। कुछ क्वेश्चन कभी योजनाओं से पूछ लिए जाते हैं, आप बैगेर पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बेसिक हर सब्जेक्ट में क्लियर रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप देख लीजिएगा। ऐसे जीडीपी की परिभाषा दी गई है ग्राफ के द्वारा, ये भी आप देख लीजिए, आपके लिए सहायता करेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, यानी आदेशात्मक अनिवार्य के बुनियादी सुविधाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 संख्यात्मक रूप से गुणात्मक लक्ष्यों से रहित। ऑप्शन 2 की बात करें, संसाधनों का स्वामित्व अधिकार केंद्र सरकार द्वारा सौंपा और नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन 3 बाजार के लिए कोई भूमिका नहीं, कोई मूल्य तंत्र नहीं होता। ऑप्शन 4 राज्य के हस्तक्षेप के पूरक के लिए अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के महत्वपूर्ण उपस्थित होती है। तो गलत उत्तर आपको चूज करना है। ठीक है, और ऑप्शन 8 में देखिए कौन सा गलत उत्तर है, 4 ऑप्शनों में से जो है आपको कौन कौन सा गलत उत्तर है। अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन 1 की बात करें, सबसे पहले समझ लेते हैं अनिवार्य योजना या आदेशात्मक योजना क्या होती है। राज्य की अर्थव्यवस्था यानी अर्थात समाजवादी या कम्युनिस्ट द्वारा अपनाई जाने वाली योजना प्रक्रिया को अनिवार्य योजना के रूप में कहा जाता है। ठीक है, इंपरेटिव प्लानिंग।
ऐसी योजना का निर्देश या लक्ष्य योजना भी कहा जाता है। इसके द्वारा दो मुख्य रूप होते हैं। समाजवादी व्यवस्था में सभी आर्थिक निर्णय राज्य के हाथों में संसाधनों के सामूहिक स्वामित्व यानी श्रम को छोड़कर केंद्रीकृत होता है। जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें, अर्थात जैसे चीन की बात करें, जो अतीत का चीन है, सभी संसाधनों का स्वामित्व और उपयोग राज्य यानी उसमें श्रम सहित जो है राज्य के पास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार साम्यवादी चीन इस तरह की योजना का सबसे शुद्ध उदाहरण है तथा इस तरह की योजना बुनियादी विशेषताएं हैं। इस प्रकार देखेंगे, ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, ये तो हमने उसकी बता दी, योजना अनिवार्य की परिभाषा और उसके बारे में बता दिया। ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि वृद्धि और विकास के संख्यात्मक अर्थात मात्रात्मक योजना लक्ष्यों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए बता देंगे, आने वाले 5 से 6 वर्षों में 5 लाख टन स्टील और 2 लाख टन सीमेंट, 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 5,000 प्राथमिक विश्वविद्यालय आदि उत्पादन निर्माण किया जाएगा। तो इसलिए देखेंगे, विकास जो होता है, सॉरी, वृद्धि और विकास के संख्यात्मक लक्ष्य योजना द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें संख्यात्मक से गुणात्मक नहीं होता है, संख्यात्मक होता है। ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी गलत है। अभी मैंने बताया, अनिवार्य योजना में प्रकृति और सरकार के विशाल शक्ति के कारण होती है, राज्य संसाधनों पर स्वामित्व अधिकारों को नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 सही है, यानी बाजार के लिए लगभग बाजार की कोई भूमिका नहीं होती है, कोई मूल तंत्र नहीं है जिसमें सभी आर्थिक निर्णय राज्य सरकार द्वारा केंद्रीकृत तरीके से लिए जाएंगे। और इसके बाद ऑप्शन 4 की बात करें, ऑप्शन 4 गलत है, यानी अर्थव्यवस्था में कोई निजी भागीदारी नहीं, केवल राज्य ही आर्थिक भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें जो है कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा, इसमें उत्तर गलत उत्तर पूछा है, गलत उत्तर के हिसाब से ऑप्शन बी जो है सही होगा। 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये टाइप ऑफ प्लानिंग दिया गया है, इसको भी एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें पूछा नियोजन के प्रकार, वही प्लानिंग जो हमने आगे बताया था, वो जो आगे इसके पहले वाले स्लाइड में आया था। इसमें कौन सा कथन सही है, तो विश्व स्तर पर अधिकांश देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें नियोजन के सांकेतिक प्रकार हैं। ऑप्शन 2, योजना सिस्टम में समाज और अर्थव्यवस्था में समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सामाजिक संस्थागत कारकों पर जोर देती है। ऑप्शन सी, स्थापित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानक योजना सामाजिक आर्थिक समस्याओं जैसे जाति, पंथ, धर्म और भाषा को महत्व देती है। इसके अलावा बात करें, ऑप्शन डी, नीति आयोग जो जनवरी 2015 में स्थापित किया गया, भारत में योजना सिस्टम के आधिकारिक स्वीकृत है। तो इसमें बताना है आपको योजना प्लानिंग नियोजन के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन 1 देखेंगे तो ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, क्योंकि आज दुनिया भर के ज्यादातर मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, यानी ना तो वो साम्यवादी रह गई है ना तो पूंजीगत, दोनों का बैलेंस लेकर चल रही है। किसी भी देश के विकास केवल सांकेतिक प्रकार होना चाहिए। वाशिंगटन सर्वसम्मत की बात हमने की थी जिन्होंने 10 सूत्रीय अपना कार्यक्रम दिया था रिफॉर्म के लिए, जो 1985 में आया था। उसके अलावा विश्व व्यापार संगठन 1995, सेंटियागो नई सहमत जो थी 1998 के माध्यम से विकास और विकास को बढ़ावा देने की भूमिका को बाजार की आवश्यकता के अनुसार किया गया था। ठीक है, केवल सांकेतिक योजना ही संभव, क्योंकि राज्य अर्थव्यवस्था केवल एक सीमांत भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार देखेंगे, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा कथन स्थानिक नियोजन है, यानी स्पेशल जो है प्लानिंग के उचित रूप में वर्णन करता है। ऑप्शन ए की बात करें, नियोजन के जिसमें योजनाकार अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्र अर्थात कृषि, उद्योग, सेवा पर जोर देते हैं। ऑप्शन बी, लोगों के वितरण को प्रभावित करने के लिए सार्वजनिक और निजी द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीके से दृष्टिकोण से है। ऑप्शन सी, स्थानिक योजना का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना, मूल्य स्थिरता को लाने से के साथ अल्पकालिक आर्थिक विकास को प्राप्त करना। ऑप्शन डी, योजना जो भूमि एक बड़े क्षेत्र में कुशल उपयोग, बुनियादी ढांचे और निपटान के लिए उपयोग करती है। तो इसमें जो है स्थानिक यानी स्पेशल प्लानिंग जो की बात की है, तो उसके बारे में आपको बताना है, तो उचित रूप से कौन सा वर्णित करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें जो है स्पेशल प्लानिंग को उचित रूप से वर्णित करता है। क्यों करता है ये बताते हैं। स्थानिक यानी स्पेशल प्लानिंग में विकास को स्थानिक ढंग से देखा जाता है। विकास के स्थानिक आयामों को राष्ट्रीय आर्थिक विकास के दबाव और आवश्यकताओं द्वारा परिभाषित किया जा सकता है।
जो स्पेशल प्लानिंग होती है वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के द्वारा विभिन्न पैमाने के स्थानों पर लोगों और गतिविधियों के वितरण को प्रभावित करते हैं। इसलिए इनके लिए जो है उपयोग की जाने वाली गतिविधियां और दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। जो स्पेशल प्लानिंग को स्थानिक संगठन प्रभावित करने वाली प्रथाओं नीतियों के समन्वय के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार देखेंगे तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, इंजीनियर स्टेट्समैन एम विश्वेश्वरैया भारत के लिए योजना बनाने के विचार की वकालत करने वाले पहले व्यक्ति थे। विश्वेश्वरैया की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, यह योजना स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय नियोजन का पहला खाका था। ऑप्शन 2, इस योजना का मुख्य विचार एम विश्वेश्वरैया के मैसूर राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध के कारण कमांड अर्थव्यवस्था को लागू करना था। कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन 1 की बात करेंगे। ठीक है, तो भारतीय योजना का पहला खाका प्रस्तावित करने का श्रेय लोकप्रिय सिविल इंजीनियर और मैसूर राज्य के पूर्व दीवान एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। ठीक है, विश्वेश्वरैया 1934 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में देश के आय को दोगुना करने के उद्देश्य से 10 वर्षीय योजना का प्रस्ताव रखा। उनका मुख्य जोर औद्योगिक कर पर था ताकि कृषि पर निर्भर जनसंख्या को कम किया जा सके, उद्योग में नियोजित जनसंख्या में वृद्धि की जा सके। यह योजना यूएसए और तुर्की से अपनाई गई तर्ज पर जो है अपनाया गया था। इसकी मूल नीति साम्यवादी प्रवृत्तियों यानी कमांड इकोनॉमिक से बचाना, व्यक्तिगत पहल यानी हस्तक्षेप के बिना सामूहिक प्रयास को प्रोत्साहित करना। संक्षेप में उनकी योजना एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ढांचे के भीतर तैयार की गई। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 जो है सही है। ठीक है, घनिष्ठ संबंध के कारण कमांड अर्थव्यवस्था पर लागू करना, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन जो एक जो है ए सही है। ठीक है, विकल्प ए सही है, केवल ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की। भारत में आर्थिक नियोजन के लिए फिक्की प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, यह स्वतंत्रता बाद के शुरुआती वर्षों में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन 2 है, 31 अक्टूबर 1920 वर्ष के दौरान फिक्की ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया थी जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। कौन सा इसमें गलत है? तो सबसे पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विस्तारित फंड सुविधा कार्यक्रम के तहत देशों को अपने भुगतान संकट को कम करने के लिए फंड के बाहरी मुद्रा सहायता मिलती है, लेकिन इस तरह के समर्थन में अर्थव्यवस्था के कुछ अनिवार्य शर्तें पूरी की जाती हैं। भारत के लिए रखी गई शर्त जो थी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के तहत कुछ इस प्रकार थी, जिसमें ऑप्शन 1 की व्याख्या की गई है, यानी रुपए का 22% अवमूल्यन जो 2 चरणों में प्रभावित हुआ, यानी भारतीय रुपया 21 रुपये गिरकर 27 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर हो गया। तो इस प्रकार देखेंगे आई एम सॉरी, इसमें आर्थिक नियोजन फिक्की के बारे में पूछा है ना, ये मैंने कुछ आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें ऑप्शन 1 की बात करते हैं। तो भारतीय पूंजीपतियों के अग्रणी संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा राष्ट्रीय योजना की गंभीर आवश्यकता के साथ 1934 में फिक्की का प्रस्ताव आया। तो इस प्रकार देखेंगे, ये देखेंगे इसमें स्वतंत्रता के बाद लिखा है शुरुआती वर्षों में, इसमें जो है ऑप्शन 1 गलत होगा क्योंकि ये जो है आया 1934 में फिक्की का प्रस्ताव आया था। उसके अलावा ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 भी गलत है। 31 अक्टूबर 1920 को स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो फिक्की नहीं था, ट्रेड यूनियन था, तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। इसके अलावा और बात करें तो फिक्की के तत्कालीन अध्यक्ष जो थे एनआर सरकार थे, जिसने यह घोषणा की थी निर्बाध अहस्तक्षेप के दिन हमेशा के लिए चले गए और भारत जैसे कुछ पिछड़े देशों के लिए आर्थिक गतिविधियों के पूरे जो सारगमों को शामिल करते हुए आर्थिक विकास के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार जो है इसमें सी सही है। मैंने कुछ आपको फैक्ट बता दी आईएमएफ के बारे में, क्या क्या कंडीशन थी, वो उस कंडीशन की चर्चा हम क्वेश्चन नंबर 13 में करेंगे, जो इसमें
जरूरत भी है। 1991 भारतीय भुगतान संकलन यानी पेमेंट जो क्राइसिस आया था इंडिया में, उसकी व्याख्या मैंने की थी आईएमएफ के बारे में, उसके बारे में इसमें भी पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो शर्त है उसके बारे में जो है क्या क्या शर्त थी। रुपए का अवमूल्यन, आयात शुल्क में वृद्धि, ऑप्शन 3 है उत्पाद शुल्क में कमी, ऑप्शन 4 है सरकारी खर्च में सालाना 10% की कटौती। तो जो मैंने बताया आईएमएफ द्वारा शर्त रखी गई थी, तो पहले शर्त थी जो अवमूल्यन की बात की गई थी, यानी रुपए का अवमूल्यन, इसमें ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 गलत है। 130% से 30% की मौजूदा स्तर का शिखर आयात शुल्क में भारी कमी, भारत ने इसे 2000 से 2001 तक पूरा कर लिया और अब इसे स्वेच्छा से 15% स्तर तक घटा दिया गया। तो इस प्रकार देखेंगे आयात शुल्क में वृद्धि नहीं कमी, ये जो है गलत। सीमा की बात कर रहा है, उत्पाद शुल्क की बात कर रहा है। सीमा शुल्क कटौती कर राजस्व की कमजोरी कमी को बेअसर करने के लिए उत्पाद शुल्क में 20% की वृद्धि की जाएगी, ठीक है, ये भी गलत। इसके अलावा सरकारी खर्च में सालाना 10% कटौती, तो ये जो है ये सही है, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आप देखेंगे ऑप्शन सी सही है, 1 और 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 1938 में स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, महात्मा गांधी भारत में केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन के समर्थक थे। ऑप्शन बी, 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने पहल पर राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। ऑप्शन सी, जेआरडी टाटा जीडी बिरला को भी राष्ट्रीय योजना समिति के भाग के लिए आमंत्रित किया गया था। ऑप्शन डी, एनपीसी किसी भी उप समिति के रहित 30 सदस्यीय समिति थी जो अपनी अधिक सदस्यता के कारण कोई सिफारिश प्रस्तुत करने में विफल रही। तो एनपीसी के बारे में पूछा है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, तो ऑप्शन सी देखेंगे, इसमें ऑप्शन सी सही है, ठीक है, यानी राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस शासित राज्यों के द्वारा उनके मंत्रियों के सम्मेलन में की गई थी। हालांकि अन्य राज्यों को भी भाग लेने का आमंत्रित किया गया था, जिसमें एम विश्वेश्वरैया, जेआरडी टाटा, जीडी बिरला, लाल सी राम, शिक्षाविदों और टेक्नोक्रेट, प्रांतीय सिविल सेवकों, ट्रेड यूनियनवादियों, समाजवादियों और कम्युनिस्टों आदि सहित कई अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया था, ठीक है। अगर वहीं ऑप्शन ए की बात करें तो 1930 के उत्तरार्ध में आर्थिक नियोजन के लिए बहस शुरू हुई। लोगों के समूह खुद को गांधीवादी के रूप में पहचानना शुरू कर दिया था। कुछ व्यापारिक और संपत्तियों के प्रतिनिधियों ने पार्टी की केंद्रीकृत योजना के लिए प्रतिबद्ध करने का विरोध किया, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 गलत इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष सी बोस की पहल से अक्टूबर 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की गठन किया गया था। तो इस प्रकार जो है पहल जो थी वो कौन था, किससे पहल? अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ऑप्शन डी गलत इसलिए है क्योंकि इसमें जो 28 उप समितियां थी और कुल 350 सदस्य थे, जो 15 सदस्यीय एनसीपी ने 28 खंडों की सिफारिश की थी। तो इसमें बताया किसी भी उप समिति रहित थी, तो इसके अलावा जो बताया उप समितियां भी थी। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन डी भी गलत, यानी कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 में भारत में इन्फ्लेशन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में वृद्धि होने से लेनदारों को लाभ होता है। ऑप्शन 2, रियल एस्टेट में निवेश मुद्रास्फीति के खिलाफ मदद कर सकता है। ऑप्शन 3, बहुत कम मुद्रास्फीति देश की धीमी आर्थिक वृद्धि का कारण बन सकती है। कौन सा ऑप्शन गलत है? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इन्फ्लेशन जो चर्चा में हमेशा रहता है, तो इसको आपको क्लियर रहना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार इसका आंसर आशा करते हैं सब लोग सही देंगे। बहरहाल हम देख लेते हैं, अभी तो लाइव क्लास हो नहीं रही है। तो इन्फ्लेशन के बारे में बताएं तो ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बढ़ती इन्फ्लेशन से अर्थव्यवस्था में जो उधारकर्ता होते हैं को लाभ होता है, यानी देनदार जो होते हैं उनको लाभ होता है। उधारकर्ताओं को क्या होता है? अप्रत्याशित मुद्रास्फीति से लाभ होता है, क्योंकि जो वो पैसा वापस भुगतान करते हैं उसका मूल्य उनके द्वारा उधार लिए गए धन से कम होता है, ठीक है, जिससे वास्तविक रूप में लाभ प्राप्त करते हैं। मुद्रास्फीति की उच्च दर बकाया ऋण का भुगतान करना आसान बना सकती है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 जो है गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि जो रियल एस्टेट की मुद्रा जो
मुद्रास्फीति के खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। अत्यधिक मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था से अचल संपत्ति निवेश दूसरों की तुलना में बेहतर है। अचल संपत्ति यानी रियल एस्टेट में किराए तथा मूल्य में मुद्रास्फीति के दौरान वृद्धि होती है तो लाभांश वृद्धि का समर्थन करता है। इस प्रकार देखेंगे मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान भी आय का एक विश्वसनीय प्रवाह प्रदान करता है। तो यह सही है कि रियल एस्टेट में निवेश इन्फ्लेशन के खिलाफ मदद करता है, ठीक है, यानी प्रॉफिट होता है। ऑप्शन 3 की बात करें तो बहुत कम मुद्रास्फीति आमतौर पर संकेत देती है कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम होनी चाहिए तथा इससे आर्थिक विकास धीमा होता है और मजदूरी कम हो जाती है। मांग में कमी बेरोजगारी वृद्धि के कारण आर्थिक मंदी का कारण बन सकती है, जैसा कि हमने एक दशक पहले महामंदी के दौरान देखा था कि डिमांड खत्म। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 3 भी सही है, ठीक है। तो इसमें पूछा कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन ए गलत है। अभी थोड़ा सा आपको इन्फ्लेशन समझा देते हैं। इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन होता है जो गुड्स होते हैं, वस्तु और सेवाओं जो हम लोग कॉमन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर बताएं वस्तु और सेवाओं में क्या होता है, उनके वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि, ठीक है, की बात करता है। यानी हम लोग संतरे वाली टॉफी 1 रुपए में पहले 8 लेते थे या 4 लेते थे, अब 1 रुपए में वो संतरे वाली टॉफी 2 मिलती है या 1 मिलती है, तो यही इन्फ्लेशन है, ठीक है। सेवा हो गया, पहले 5 रुपए में हम लोग 2 किलोमीटर जाते थे, अब 10 रुपए में हम लोग आधा किलोमीटर जाते हैं, वो सेवा हो गई। तो ये देखेंगे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके जो है मूल्य हो जाते हैं वो राइज यानी ऊपर हो जाते हैं। जैसे अगर बात करें, जैसे खाना हो गया वो महंगा हो गया, कपड़ा हो गया, घर हो गया, तो ये सब महंगा, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इनके सब जो है महंगा होने को इससे क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। इसका उल्टा जो है डिफ्लेशन होता है, ठीक है, अपोजिट। यानी इन्फ्लेशन की बात करें वो क्या करता है, वो जो जिस कंट्री में इन्फ्लेशन होता है उसकी कंट्री की पैसे की परचेजिंग ऑफ पावर क्या करता है, वो करता है कम कर देता है, तो ये इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, एक डिमांड यानी मांग जनित मुद्रास्फीति, एक लागत जनित मुद्रास्फीति होती है। यानी डिमांड यानी मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होती है, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर जो है सप्लाई से ज्यादा, यानी सप्लाई से ज्यादा क्या हो जाए, डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, मांग बढ़ जाए तो क्या होगा, मांग जनित मुद्रास्फीति। कॉस्ट यानी लागत जनित मुद्रास्फीति क्या होगा, वो किसी भी प्रोडक्शन में, कोई भी बस प्रोडक्शन हो रहा है या उत्पादन हो रहा है उसमें जो कॉस्ट जो है क्या हो, बढ़ जाए तो जो है वो देखेंगे लागत जनित मुद्रास्फीति हो जाएगी। इसके अलावा बात करें कि उसके प्रभाव क्या होते हैं, डिमांड, अगर डिमांड साइड यानी मांग जनित मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के कारण क्या है, उसके अलावा कॉस्ट जनित मुद्रास्फीति के कारण क्या है, तो हमने इसमें दे दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन खत्म करना है, हमने डिटेल में दिया गया। और इसके अलावा इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है ये भी इसमें लिखा गया है, हमने आपको एक जगह दे दिया, आप उसको पढ़ सकते हैं। इंडिया में इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, इंडिया में इन्फ्लेशन का मतलब है जो होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई दोनों के द्वारा हम लोग इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। सीपीआई में वो वस्तुएं शामिल होती हैं जिनका रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, जैसे खाना हो गया, मेडिकल सुविधा हो गई, एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। तो ये जो है जो कंज्यूमर जो है कंज्यूम करते हैं डेली लाइफ में, वो इसको हम जो है सीपीआई में रखते हैं। एक बात और ध्यान रखना, इन्फ्लेशन को प्राइमरी जो है हम मेजर करते हैं डब्ल्यूपीआई सीपीआई दोनों द्वारा इंडियन इकोनॉमी में। अब सीपीआई तो बता दिए बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। अब डब्ल्यूपीआई में क्या होता है, डब्ल्यूपीआई में क्या होता है, डब्ल्यूपीआई में जो वो काउंट किया जाता है जो स्मॉल बिजनेस द्वारा सेलिंग करते हैं, यानी होलसेल यानी थोक मूल्य जो के द्वारा सेल किया जाता है, वो डब्ल्यूपीआई में काउंट किया जाता है। लेकिन ज्यादा प्रभावित क्या करता है, जो हम लोगों को डेली लाइफ में काम आता है, वो अगर उनका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो यानी सीपीआई ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। अब सीपीआई में से जो फ्लक्चुएशन यानी जिसका डेली आप देखेंगे कॉस्ट ऊपर नीचे हो रहा है, उसको माइनस कर देंगे तो कोर इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। यानी इन सबको माइनस कर देंगे इंडेक्स में से तो कोर इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है देखेंगे इन्फ्लेशन, यार मेनली देखेंगे जो मेन इन्फ्लेशन होता है 4 प्रकार का होता है। क्रीपिंग, ठीक है, माइल्ड इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन,
गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, इनको आप सबने पढ़ा ही होगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें, ये चार्ट में ग्राफ में दे दिएगा, आप यहां समझ लीजिएगा। कॉज की बात करें, कॉज दे दिया गया है, कॉज आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। मुद्रास्फीति के संबंध में ये भी क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन 1 सरकारी खर्च में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में वृद्धि होने की संभावना रहती है। ऑप्शन 2 पोस्ट लॉकडाउन के दौरान उच्च मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति को व्यवधान कारण होती है। ऑप्शन 3 की बात कर रहा है, जब मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर स्वतः ही बढ़ जाता है। इसमें कौन सा कथन सही है? आप अगर वो चार्ट देख लेते हैं तो आप इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो पॉज करके वो चार्ट जरूर देख लीजिएगा, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। अगर बात करें इसमें ऑप्शन 1 की, तो क्या कहता है, सरकारी खर्च में वृद्धि से क्या होता है, अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता खर्च के स्तर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। मतलब अगर सरकार सार्वजनिक जो है योजनाओं में पैसा खर्च कर रही है, यानी सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है मार्केट में पैसा बूस्ट कर रही है, मनी जो है डाल रही है, तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा। लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, जब पैसा ज्यादा आएगा लोगों पर इच्छाएं बढ़ेगी। अब इस तरह क्या है, एक टाइम था कि सरकार लोन पे लोन दे, लोन सस्ता हो रहा था, लोन सस्ता होगा क्या होगा, लोगों के पास पैसा, लोन ज्यादा लेंगे, क्रेडिट कार्ड ये सब, फिर क्या होगा, लोग शॉपिंग ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। तो इससे क्या होता है, मुद्रास्फीति की मांग के कारण कीमतें उच्च हो जाती है, ठीक है। इन्फ्लेशन जो है क्या, ये मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है, यानी बढ़े हुए सरकारी खर्च से अल्प अवधि में उच्च विकास हो सकता है, जिसका मुद्रास्फीति का कारण बनने की जो है संभावना होती है। तो इस प्रकार दोस्तों देखेंगे ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। पोस्ट लॉकडाउन की बात किया तो क्या किया, उसमें क्या किया, उसमें जो है लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, उच्च मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण था आपूर्ति हो ही नहीं रही थी, ठीक है। उत्पादन गतिविधियां बंद थी, परिवहन बाधित थे, तो कच्चे माल मध्यवर्ती आपूर्ति ग्लोबल लेवल पर जो है कीमतें बढ़ गई थी। इस प्रकार जो है ऑप्शन 2 भी सही है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 गलत है, क्योंकि उच्च मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के विपरीत संबंध है। जैसा कि फिलिप्स वक्र जो है, अभी फिलिप्स वक्र को हम दिखाएंगे, यानी अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिलिप्स वक्र क्या है, फिलिप्स वक्र यानी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन तो क्या हो रहा है, बेरोजगारी को कम हो रही है, यही बात कर रहा है, ठीक है। फिलिप्स कर की बात कर रहा है। बेरोजगारी जो है निम्न स्तर पर उच्च मुद्रास्फीति को दर्शाता है, जबकि उच्च बेरोजगारी निम्न मुद्रास्फीति से मेल खाती है। इस प्रकार जो है ये ऑप्शन 3 गलत है, ऑप्शन जो है इसमें सी सही है, 1 और 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, इसमें पूछा है अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति मुद्रा मूल्य ह्रास का कारण बनती है। ऑप्शन 2 आरबीआई मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करता है। ऑप्शन 3 कोर इन्फ्लेशन की बात की थी अभी हमने कहा, जिसमें सीपीआई में जो फ्लक्चुएटेड बास्केट में से जो भी कमोडिटी है उसको निकाल देंगे तो कोर इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो इसमें बात किया कोर इन्फ्लेशन में अर्थव्यवस्था में अस्थिर क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाता, यानी वही जो फ्लक्चुएट करता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 1 की बात करेंगे दोस्तों, ऑप्शन 1 सही है, यानी अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मुद्रा का मूल्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अन्य मुद्राओं की तुलना में क्या होता है, रुपया कमजोर हो जाता है, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है यानी उसकी जो परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। आप 100 रुपए में 1 किलो, सपोज 100 रुपए में आप जो है 1 लीटर तेल खरीदते थे, जब इन्फ्लेशन बढ़ गया 100 रुपए में आप तो क्या करेंगे, वही मात्रा कम हो जाएगी। 100 रुपए में आप 1 लीटर तेल नहीं मिले, 100 रुपए में हो सकता है आपको आधा लीटर तेल मिले, यानी इन्फ्लेशन बढ़ गया। यानी उस जो आप पैसा यूज करते थे, 100 रुपए यूज करते थे, 100 रुपए में आप 1 किलो लेके आते थे, अब उसी 100 रुपए में आप 50 यानी 500 लीटर, 500 ग्राम या 500 जो है आप कुछ भी कह सकते हैं, उसका हाफ हो जाए, तो वही इन्फ्लेशन है, ठीक है। यानी रुपया कमजोर हो जाएगा। मुद्रास्फीति का एक प्रभाव और होता है, मुद्रास्फीति जब किसी देश में इन्फ्लेशन ज्यादा होता है उसका रुपया कमजोर हो जाता है, यानी पैसे की परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। तो निर्यात के लिए क्या होता है, एक उच्च लागत इनपुट की ओर ले जाती है, जो वैश्विक बाजारों में देश के निर्यात को कम प्रतिस्पर्धी बनाती है। इससे क्या होता है, व्यापार घाटा बढ़ेगा और मुद्रा का अवमूल्यन होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 सही। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है। मौद्रिक नीति समित विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत एक सांविधिक और संस्थागत ढांचा है। तो जो इन्फ्लेशन होता है उसको जो
ये क्या करता है आरबीआई निर्धारित करने के लिए, वो जो करता है उसको +-2 के पर रखने की कोशिश करता है। एक बैंड निर्धारित कर दिया गया है, यानी 2 से 4% के बीच जो मुद्रास्फीति लक्ष्य जो है प्राप्त करने के लिए जो है यह निर्धारित किया गया है। तो इसमें पूछा आरबीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करता है, तो ये गलत है, क्योंकि जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत एक सामाजिक संस्थागत जो है एमपीसी बना दी गई। ठीक है, तो एमपीसी निर्धारित करती है कि क्या उसमें कई मेंबर शामिल, सरकार के भी और इसके अलावा जो है आरबीआई के मेंबर शामिल होकर निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें तो कोर इन्फ्लेशन के बारे में बात किया, कोर इन्फ्लेशन बताई, तो इसमें जो है किसको शामिल नहीं किया जाता, अस्थिर क्षेत्र यानी जो फ्लक्चुएट करते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता, उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे खाद्य और एनर्जी जो देखेंगे, फूड और एनर्जी की बात करेंगे तो उनको जो है शामिल नहीं किया जाता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है पूछा है, 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, स्टैगफ्लेशन की बात किया, यह भी इन्फ्लेशन संबंधित है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट के साथ उच्च मुद्रास्फीति सह अस्तित्व में है। ऑप्शन 2, स्टैगफ्लेशन के दौरान सरकार द्वारा मौद्रिक प्रोत्साहन हमेशा अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। ऑप्शन 3, मुद्रास्फीति जनित मंदी का परिणाम तब हो सकता है जब अर्थव्यवस्था किसी भी वस्तु की आपूर्ति में अचानक वृद्धि या कमी का सामना करना पड़ता है। तो स्टैगफ्लेशन के बारे में दोस्तों इसमें पूछा है, स्टैगफ्लेशन होता क्या है। स्टैगफ्लेशन बढ़ती मुद्रास्फीति और गिरते उत्पादन और बढ़ती बेरोजगारी का दौर है। ठीक है, इस दौरान क्या क्या होता है, स्टैगफ्लेशन के दौरान इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उत्पादन में कमी आ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तीनों एक साथ हो रहा है। तो स्टैगफ्लेशन, किसी इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन में जा रही है, आय कम हो जाता है, कीमतें में वृद्धि जारी रहती है। यह जटिल स्थिति होती है क्योंकि आर्थिक नीति के लिए यह एक दुविधा प्रस्तुत करती है, क्योंकि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए उद्देश्य से किए गए बेरोजगारी क्या बढ़ा सकती है। अगर इन्फ्लेशन कम करती है सरकार तो क्या करती, बेरोजगारी बढ़ जाती है, तो ये एक दुविधा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे, इसमें जो है ऑप्शन जो है 1 सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 गलत है, यानी स्टैगफ्लेशन के दौरान सरकार द्वारा मौद्रिक नीति प्रोत्साहन अर्थव्यवस्था को लाभान्वित होता है, ये गलत है, क्योंकि सामान्य व कम विकास की स्थितियों में सरकार द्वारा या केंद्रीय बैंक द्वारा उच्च सार्वजनिक खर्च, ब्याज दरों में कटौती जो भी मध्यम अपनाए जाते हैं आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए, तो मुद्रास्फीति जन मंदी में जब मुद्रास्फीति पहले से उच्च स्तर पर चली रहती है तो राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन इससे भी बदतर बना सकता है, क्योंकि इसमें उपभोक्ता के हाथ में अधिक पैसा आ जाता है। स्टैगफ्लेशन का कोई आसान समाधान नहीं है, क्योंकि मौद्रिक नीति आमतौर पर मुद्रास्फीति यानी उच्च ब्याज दरों को कम करने, आर्थिक विकास यानी ब्याज दरों में कटौती को बढ़ाने की कोशिश कर सकती है, और मौद्रिक नीति एक ही समय मुद्रास्फीति और मंदी दोनों को हल नहीं कर सकती है। स्टैगफ्लेशन की बात कर रहा है, तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें दोस्तों, ऑप्शन 3 सही है, क्योंकि स्टैगफ्लेशन का परिणाम तब हो सकता है जब अर्थव्यवस्था की आपूर्ति विरक्त होने के सामना करना पड़े, किसी वस्तु की आपूर्ति में अचानक वृद्धि या कमी, उदाहरण के लिए तेल की कीमत में तेजी से वृद्धि हो रही हो। इसी तरह एक प्रतिकूल स्थिति की कीमतों को बढ़ने के साथ साथ उत्पादन को अधिक महंगा और कम लाभदायक बनाकर आर्थिक विकास को धीमा कर देता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, 1 और 3। ये कुछ स्थिति है, आपको देखना है, इस सामने दे दिया चार्ट में, आप वीडियो पॉज करके देख लिया। कारण क्या है स्टैगफ्लेशन का, स्टैगफ्लेशन का जो है प्रभाव जैसे ने बताया, जीडीपी भी खत्म हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, डिमांड खत्म है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, ये सब चारों चीजें एक साथ हो रही है। ठीक है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, इन्फ्लेशन, तो ये सब एक ही है। आप किसी भी चार्ट से समझना चाहें वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, यानी इस इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रहा हो और पुअर इंप्लीमेंटेशन हो गवर्नमेंट पॉलिसी की, तो आप इससे भी समझ सकते हैं, हमने कोशिश की है। इसके अलावा फिलिप कर्व है जो अभी इन्फ्लेशन के दौरान पूछा गया था, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। ये बिजनेस साइकिल है, इकोनॉमिक सर्वे में पूछा गया था इसके पहले वाले में, कि कैसे जीडीपी का चलता है, पहले ग्रोथ होता है, फिर जीडीपी पीक पर आ जाती है, फिर रिसेशन में आती है, फिर ये गर्त में चली जाती है स्टैगफ्लेशन में, फिर ये उठती है। ये साइकिल कुछ दिया गया है, ये चार्ट को भी आपको दिमाग में रखना है, कहीं हो सकता है मेंस में आंसर राइटिंग करना हो तो उसमें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा
ये इन्फ्लेशन साइकिल है, इसके अलावा डिफनेस जो इसका अपोजिट है ये साइकिल है। तो इसको आपको मेमोराइज करने में भी आसानी मिलेगी, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा बात करें तो ये इन्फ्लेशन का कार्ड है, डिमांड स्लाइड इन्फ्लेशन का काज दिया है। और इसके अलावा जो है, एक सेकंड हम इसको क्वेश्चन को सही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखना है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, पिछले 5 वर्षों में मुद्रास्फीति की दर लगातार वृद्धि हुई है। ऑप्शन दो, गंभीर और लंबे समय तक मंदी अर्थव्यवस्था में अवसाद उत्पन्न करती है। ऑप्शन तीन, घाटे का वित्त पोषण स्वाभाविक रूप से स्फीतकारी यानी इन्फ्लेटरी होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, तो ऑप्शन एक की बात करें तो ये सही है। आप इस इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे या किसी भी इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे तो लगातार पिछले 5 वर्ष में देखेंगे इन्फ्लेशन क्या कर रहा है, जो है लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी उतार चढ़ाव जो है देखेंगे। माई स्लिप ऑफ टंग, इसमें जो ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में क्या दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, पिछले 5 वर्षों में मुद्रास्फीति में लगातार वृद्धि हो रही है। ऑप्शन दो, गंभीर और लंबे समय तक आर्थिक मंदी अवसाद रूप उत्पन्न करती है। ऑप्शन तीन, घाटे का वित्त पोषण स्वाभाविक रूप से स्फीतकारी होता है। लेकिन अगर ऑप्शन एक की बात करेंगे, चार्ट में देखेंगे तो ये लगातार वृद्धि नहीं हो रही है। यानी इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे, इसमें जो है हमेशा जो है उतार चढ़ाव, पिछले 5 वर्षों में पूछा है ना, पिछले 5 वर्षों में हमेशा उतार चढ़ाव हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो। तो इन्फ्लेशन की जब बात आए तो इसमें देखेंगे लगातार वृद्धि का मतलब चार्ट इस तरह जा रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है, यानी जिग जैग मोशन में चला जा रहा है, कभी चढ़ रहा है कभी उतर रहा है। तो यही ये कह रहा है कि लगातार वृद्धि हो रही है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन एक गलत हो जाएगा, जहां जहां एक को एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो सही है, अवसाद यानी डिप्रिसिएशन की बात करें तो ये एक गंभीर और लंबे समय तक चलने वाला मंदी के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थव्यवस्था में फैली हुई आर्थिक गतिविधियों में गिरावट की स्थिति मंदी कहते हैं, जो कुछ महीनों से अधिक समय तक रहती है। आर्थिक गतिविधियों में गिरावट उत्पादन रोजगार के गिरावट की विशेषता है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन दो सही है, ऑप्शन तीन भी सही है। यानी चूंकि घाटे के वित्त पोषण में कुल व्यय को बढ़ाता है, इसलिए कुल मांग में वृद्धि होती है और मुद्रास्फीति भी बढ़ सकती है। इसलिए घाटे का वित्त पोषण प्रकृति में स्वाभाविक रूप से मुद्रास्फीति और घाटे का वित्त पोषण अधिक धन आधार वृद्धि होती है, जो मुद्रास्फीति पर दबाव बना सकती है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन इसमें सी सही है, सॉरी ऑप्शन तीन भी सही है। तो इसमें क्या पूछा है, कौन कौन सही है? ऑप्शन सी सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये चार्ट दे ही दिया इन्फ्लेशन के बारे में, हमेशा जो है वृद्धि नहीं हो, पिछले 5 सालों में क्या हो रहा है, वृद्धि का मतलब सीधे बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा है, जिग जैग में बढ़ रहा है, यानी उतार चढ़ाव है, ये पूछा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के बारे में पूछा है। जब समग्र मांग पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र आपूर्ति कम हुई होती है तो मुद्रास्फीति खाई को जन्म देती है। यानी क्या बोल रहा है, इन्फ्लेशनरी गैप की बात कर रहा है। ऑप्शन दो की बात कर रहा है, वास्तविक उत्पादन में वृद्धि की तुलना में तेजी से पैसा छापने से मुद्रास्फीति होती है। ऑप्शन तीन की बात कर रहा है, विनिवेश का उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना, यानी डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। कौन सा कथन सही है? अगर ऑप्शन एक की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन एक में देखेंगे, जब एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग पूर्ण रोजगार स्थल का कुल आपूर्ति को कम कर हो जाती है तो मांग को कम, मांग या मांग में कमी कहा जाता है तथा अंतराल की अस्फीतिक अंतराल कहा जाता है। यानी कुल मांग के स्तर को बढ़ाकर अपस्फीति की खाई को ठीक किया जा सकता है, यानी इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन एक गलत है। ठीक है, ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो सही है। यदि कोई सरकार वास्तविक उत्पादन वृद्धि की तुलना में तेजी से पैसा छापती है तो पैसे के मूल्य कम करती है, और यह हमेशा मुद्रास्फीति का कारण बनती है। ठीक है, यानी अधिक नोट छाप दिया गया, पैसा बेकार हो जाता है। माल की मात्रा के साथ वृद्धि मुद्रास्फीति में वृद्धि के साथ नहीं होती है। यह बेलगाम अर्थव्यवस्था के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है।
ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 गलत है। यानी डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तब होता है जब सरकारें संगठन संपत्ति या सहायक कंपनियों को बेचते हैं, उनका जो होता है परिसमापन करते हैं। विनिवेश जो होता है डिसइन्वेस्टमेंट या पूंजीगत व्यय में कमी का रूप ले सकता है। डिसइन्वेस्टमेंट का निर्णय मुख्य रूप से राजकोषीय बोझ को कम करने, सरकार के राजस्व कमी को पाटने, बाजार के प्रतिस्पर्धा अनुशासन लाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 3 भी जो है गलत है। इसमें कौन सही है? ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, ये इन्फ्लेशन का है, डिमांड जनित, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा ये साइकिल दिया गया है, ये भी देख लीजिएगा। तो आज का 20 क्वेश्चन का टारगेट पूरा हुआ। हालांकि क्लास में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी वो क्लास के स्लाइड में, उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन अगर आपको क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और इसके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस लेक्चर की मिल जाएगी। इसके अलावा 100 लेक्चर जैसे भी पूरा होंगे, टेस्ट पूरे होंगे, वो आपको कंप्लीट व्याख्या के साथ हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और कोई इंक्वायरी है आप हमारे नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। समय के साथ बेहतर बनिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। इसी के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं।